पाटलिपुत्र में अब तक आपने देखा, लालू प्रसाद यादव के घटते जनाधार के बावजूद नीतीश कुमार को बिहार को विश्वास दिलाते वक्त लग गया। नीतीश की 3 चुनावी कोशिशों के बाद आखिरकार साल 2005 में लालू राबड़ी शासन का अंत हुआ और बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार बिहार में बनी। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बहुत जल्दी सुशासन कुमार की उपाधि हासिल कर ली। बिहार विकास की गुनगुनी गर्माहट महसूस करने लगा था। अब आगे 1995 में नीतीश कुमार ने पहली दफा लालू यादव की सत्ता को चुनौती दी थी। तब उन्होंने सीपीआई-एमएल का साथ लिया था। उस वक्त ऐसी करारी हार मिली कि उन्हें जैसे राजनीति से ही विरक्ति हो गई थी। लगभग उसी वक्त नीतीश को बीजेपी की ओर से गठजोड़ की पेशकश की गई। अब किसी भी समाजवादी के लिए बीजेपी के साथ जाना आसान फैसला नहीं था, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन थे। जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए, तब नीतीश कुमार केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री थे। नीतीश को उस वक्त अपनी सामाजिक विचारधारा के नाते गुजरात दंगों पर कठोर सवालों का सामना करना पड़ता था। नीतीश की दलील थी कि मैं मोदी सरकार का नहीं, वाजपेयी मंत्रिमंडल का हिस्सा हूं। लेकिन जब एक दफा 2003 में उन्हें गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना पड़ा, तो उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। बोलने की भी जगह ठीक एक ही जगह नियत होनी चाहिए। खैरियत से माइक काम कर रहा है, इसके लिए उसकी मदद लेनी पड़ती है। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। वास्तव में नीतीश मोदी के कायल नहीं थे, पर लालू को उखाड़ फेंकने की जरूरत कुछ ऐसी थी कि बीजेपी में, नरेंद्र मोदी में उस वक्त उन्हें कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा था। हम उनके साथ थे, तो जो मुद्दे हैं विवादास्पद, वो 307 कॉमन सिविल कोड और मंदिर मस्जिद, ये तीनों परे किए थे। आडवाणी जी अटल जी के साथ ये बात हुई थी, जब वो रोज ही धर्म के आधार पर कोई ना कोई मुद्दा बनाते। श्री लालू यादव जी के नेतृत्व में बिहार में जो जनता दल चल रहा था, उसको व्यक्तिगत कारणों के चलते कई हिस्सों में बंटना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी भी उस समय आइसोलेट हो चुकी थी बाबरी के डिमोलिशन के बाद। भाजपा को भी मित्रों की जरूरत थी अपनी अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए, और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी को भी आवश्यकता थी किसी पॉलिटिकल आउटफिट की। खैर, ये साझेदारी चलती रही, फलती फूलती रही। कई राजनीतिक विश्लेषक तो इसे नैसर्गिक गठबंधन मानते थे। बीजेपी ने भी नीतीश से अच्छी दोस्ती निभाई। जब 2005 में गठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित करने की बारी आई, तो नीतीश को अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन सबका समर्थन मिला, जबकि जेडीयू ने ही उनके नाम पर आपत्ति कर दी थी। बीजेपी के लोगों का था कि नेतृत्व जो है बीजेपी, नीतीश हमारे पास नेता नहीं है, तो इसलिए नीतीश कुमार अच्छा है, सोवर इमेज है उसकी। पर जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे कि सबको अपनी पार्टी में लेके नहीं चल सकता, तो दूसरों को कैसे लेके चलेगा। इसलिए जब अपनी पार्टी को नहीं ले सकते, उसको आप दोनों दलों का नेता कैसे चुन सकते हो। जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर अड़े हुए थे। तो जब वहाँ अरुण जेटली वहाँ के बिहार के इंचार्ज थे उस वक्त, प्रमोद महाजन पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने जाके कन्विंस किया किस तरह से शरद यादव को कि इसको नेता मान लीजिए। जब नेता मान लिया तो उन लोगों ने उसको मना करके, अटल जी को, आडवाणी जी को सख्त मना करके फिर घोषित किया और जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया। पर जॉर्ज फर्नांडिस उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल गए कि हमने अनाउंस नहीं किया, ये पार्टी ने किया है। जेटली ने फर्नांडिस से मुलाकात की, उन्हें समझा बुझाकर राजी किया और अगले दिन जॉर्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश के नाम पर जेडीयू की भी मुहर लगा दी। हालांकि इस घटना के बाद से नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस के बीच दरार गहरानी शुरू हो गई थी। नीतीश के जीवन पर एक पुस्तक अकेला आदमी में लेखक लिखते हैं कि नीतीश ने छात्र रहते हुए नेता बनने की अपनी इच्छा पर कहा था
सत्ता प्राप्त करूंगा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन सत्ता लेकर अच्छा काम करूंगा। बीजेपी को साथ लेकर यह अभिलाषा 2005 में पूर्ण हो चुकी थी। अब अच्छा काम करने की बारी थी। साक्षरता से लेकर विकास तक नीतीश ने ऐसा काम किया कि प्रशंसा और पुरस्कारों की झड़ी लग गई। पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर, फोर्ब्स पर्सन ऑफ द ईयर, गेट्स फाउंडेशन इनोवेशन अवार्ड। सत्ता के दूसरे साल में ही ये अवार्ड्स नीतीश की मेज पर सज गए। नीतीश कुमार जब शुरुआती दिनों में वर्ष 2005 में जब सरकार में आए, उसके बाद इन्होंने विकास की गति के साथ साथ प्रशासन के नटों को कसना शुरू किया। खास तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाए इन्होंने, स्पीडी ट्रायल का जो प्रोसेस शुरू किया, उससे अपराधियों पर नकेल कसने में मजबूती मिली। सुशासन बाबू की छवि बनाने में लोक कल्याणकारी योजनाओं ने भी भारी मदद की। मसलन शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर के, साइकिल योजना शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए, स्वास्थ्य केंद्रों जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको दुरुस्त करने का कार्य जो हुआ नीतीश कुमार की 2005 के बाद वाली सरकार में 2005 से 10 के दौरान, उससे नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू के तौर पर बेहद मजबूत हुई। इसी बीच 2007 में बिहार में भयंकर बाढ़ आई। बागमती, बूढ़ी गंडक और कमला बलान ने अपने अपने तटबंध तोड़ दिए। एक ही रात में लगभग 2/3 उत्तरी बिहार जलमग्न हो गया। नीतीश तब मॉरिशस यात्रा पर थे और यूपीए सरकार में तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन नीतीश जितनी जल्दी लौट सकते थे लौटे। राहत बचाव कार्य खुद संभाला। नीतीश जी मॉरिशस में थे, तब तक लालू जी एक कैबिनेट मिनिस्टर के नाते भारत सरकार के, उन्होंने इसका मुआयना कर लिया। बहुत सारी लापरवाहियां भी मीडिया में आई कि उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, मुझे जहां तक याद है शायद कुछ जो संबंधित इंजीनियर थे और भी अधिकारी थे, उन पे कार्रवाई भी की गई थी। और मीडिया में ये बात बहुत ही खुल के आई कि जब आपको पता था कि बिहार बाढ़ से ग्रसित है और इतने बड़े स्तर पे लोग उससे प्रभावित हुए, विस्थापित हुए, तो मीडिया में इस बात की आलोचना हुई थी। हालांकि बात यह भी है कि उसके कुछ दिन बाद ही वो आए और उन्होंने मुआयना किया था, लेकिन चूंकि जिस समय ये घटना अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई थी, रातों रात जब बाढ़ आ गई थी, पानी बढ़ गया था और 19 जिले प्रभावित हो गए थे, उस समय उनका मॉरिशस में होना और ऑनलाइन मुआयना करना और लालू जी का पहले से मुआयना कर लेना, इसको मीडिया ने काफ़ी तुल दी थी। 2007 के बाढ़ से निपटते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन का कम से कम एक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया था, लेकिन अगले साल अगस्त में जब कोसी नदी में बाढ़ आई तो कोई तैयारी काम नहीं आई। रात के अंधेरे में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक राजधानी तक सूचना पहुंच पाती, जिले के जिले इसकी चपेट में आ गए। दिल्ली और पटना के बीच दोष मढ़ने की राजनीति शुरू हो गई, लेकिन नीतीश ने राहत कार्य का मोर्चा संभालने में वक्त नहीं लगाया। न राहत सामग्री की कोई दिक्कत है, न पटना से धन देने में दिक्कत है, न व्यवस्था की बात है। एसपी के साथ मिलकर के जो भी और जरूरत चाहिए, हमारे ट्रेंड सैप के जवान है रेस्क्यू के लिए, वो सब लोगों को लगाइए। बिहार में बाढ़ तो लगभग हर साल आती थी और नेपाल से संधि न होने के कारण नियंत्रण भी संभव नहीं था, लेकिन राहत कार्य का ऐसा नमूना कभी दिखा नहीं था। एक तरफ थी नीतीश की छवि जो चमक रही थी, विकास के आंकड़े जो इतरा रहे थे, लेकिन बिहार के युवा अभी भी अलग अलग राज्यों में काम की खातिर पलायन को मजबूर थे। और इसी दौरान शुरू हुआ एक ऐसा दौर जब देश के कई राज्यों में बिहारियों पर कहर टूटने लगा। यूं तो छिटपुट घटनाएं लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन 2008 के आसपास इनमें तेजी आई। लोग कम कीमत पर काम करने को तैयार थे, चूंकि बिहार में उनके काम की कीमत ही नहीं मिल रही थी, तो बाहर जाकर के कुछ पैसों में भी काम करने को तैयार थे। इससे बाहर के राज्यों को लगा कि बिहार वासी हमारे यहाँ आते हैं, कम कीमत पर काम करते हैं, इससे हमारा रोजगार छिन रहा है। उस समय एनडीए के एक मजबूत घटक
शिवसेना के सुप्रीमो बाल ठाकरे ने लेख लिखकर बिहार विरोधी भावनाओं को और भड़काया था। नीतीश विरोध तो करते, लेकिन गठबंधन न तोड़ने की परिपक्वता के साथ। कि वो केवल बिहारी मजदूरों पे नहीं थी, हिंदी भाषी लोगों पे थी। नीतीश जी ने कहा था कि मुंबई उजड़ जाएगा। उन्होंने कहा था, और इस पे बड़ी प्रतिक्रिया उधर से भी हुई। उन्होंने कहा कि ये आप जिन पे हमले कर रहे हैं वो कौन है, जो वहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी पिरामिड को संभाल रहे हैं। अगर वो चले जाएं तो ये वन लाइनर जो नीतीश जी का था कि मुंबई उजड़ जाएगा, कामकाज ठप पड़ जाएगा, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक बिहार के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। बड़ी बात यह है कि बदलते बिहार में धीमे धीमे पलायन भी घटने लगा। लेकिन अब नीतीश एक एक्सक्लूसिव वोट बैंक के समीकरण को तलाश चुके थे। कुर्मी कोयरी पहले से उनके साथ थे, बीजेपी का अगड़ा वोट बैंक भी था। साथ ही अब मुसलमानों में पिछड़े पसमानदा को वो अपने पक्ष में संवार चुके थे। ऐसे में अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर अब वो बहुत संवेदनशील हो गए थे। यही कारण था कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखना चाहते थे। श्री नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीतिक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं थी, उसी का हिस्सा था कि वो बिहार जाना चाहते थे। ठीक है, हर आदमी को अपनी छवि की चिंता होती है। अगर नीतीश कुमार जी उनकी उग्र उपस्थिति से अपने आप को परहेज बरत रहे थे, तो मैं राजनीति में इसको बुरा नहीं मानता। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार 2 चुनाव जीते थे। गुजरात को चमकाकर उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। बीजेपी में पीएम उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की सुगबुगाहट थी। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी विकास पुरुष का खिताब हासिल कर चुके थे, तो नीतीश की छवि भी सुशासन और विकास से ही जुड़ी थी। हालांकि इसके बावजूद गठबंधन की मजबूरियों में वो बंधे हुए थे। बिहार में मतदाताओं के सामने भले ही वो मोदी के साथ नहीं दिखे। 2009 में लुधियाना में हुई एनडीए की रैली में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। उस समय ये कहीं सवाल नहीं था। हाँ, उसमें रैली में भी था, यानी मैं कन्वीनर था एनडीए का। तो हम तो यानी हमारे विवादास्पद मुद्दे और उनके विवादास्पद मुद्दे परे किए गए थे, तब हमारा मेल था। मैं उस रैली में श्री नीतीश कुमार जी के साथ उपस्थित था। वो रैली न भारतीय जनता पार्टी की थी, न जनता दल यू की थी। हम दोनों के संयुक्त मित्र पार्टी अकाली दल की रैली थी। उसमें नीतीश कुमार जी पहले आकर के बैठ गए थे। उसके बाद मोदी जी आए, नीतीश जी के पास गए, उसके क्लिप आपके पास मौजूद हैं, उनका हाथ उठाया और जनता के सामने खड़े हो। 2010 विधानसभा चुनावों से चंद महीने पहले 12 और 13 जून को पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। खूब तैयारियां चल रही थी, पोस्टर बैनर लग रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की गुजारिश पर नीतीश ने मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं के लिए भोज का आयोजन किया था। सबको निमंत्रण भी भेजा जा चुका था। नीतीश उस वक्त पटना में नहीं थे। वो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आयोजित विकास यात्रा पर उत्तर बिहार के दौरे पर थे। शायद इसीलिए सड़कों पर लगे पोस्टरों से अनजान थे। लेकिन 13 जून की सुबह जब उन्होंने अखबार खोला तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उस समय भयंकर बाढ़ बिहार में आई हुई थी और कई सौ करोड़ रुपए की मदद देश से भी और विदेश से भी कोसी की बाढ़ के नियंत्रण के लिए, लोगों के पुनर्वास के लिए मिली थी। अकेले बिहार के मुख्यमंत्री की जो मदद थी, उसके फोटो उस समय पूरे बिहार में लगे कि इस संकट की घड़ी में गुजरात आपका साथ देता है। राशि थी 5 करोड़। किसने किया ये? मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा
कि मेरी फ़ोटो छापी है, मुख्यमंत्री की फ़ोटो, उसके बिना कोई एडवर्टाइजिंग नहीं छाप सकता, मैं अखबार वालों से कोई इंक्वायरी कराऊंगा। उन्होंने पुलिस से इंक्वायरी कराई, फिर जो मैंने पढ़ा उसके बाद मेरे को बताया उन्होंने, पता लगा कि ये फ्रेंड्स ऑफ बिहार के नाम से ऐड छपा था, कि भारतीय जनता पार्टी को पता भी नहीं था कि ऐड छप रहा है, लोकल पार्टी को बिल्कुल पता नहीं था। जब छप गया तब नीतीश कुमार ने इंक्वायरी कराई तो पता लगा कि इसके रूट जो हैं वो गुजरात के अंदर हैं और CR पाटिल इसके समर्थक हैं और फाइनेंसिंग वहीं से हुई है। यानी कि मोदी जी को वहाँ आना था, जिस तरह के मोदी ने वहाँ पर प्रचार किया कि हम आ रहे हैं, कि मोदी का स्वागत होना चाहिए, वहाँ पर पोस्टर लगे वहाँ कर, उसके बाद काफ़ी इंतजार हुआ। तो जो इस तरह से प्रचार किया गया उसके बाद उन्होंने कहा मैं पैसे भी वापस कर दूँगा। इस इश्तिहार में 2009 की लुधियाना रैली की वो तस्वीर थी जिसमें नीतीश और मोदी एक मंच पर हाथ पकड़े खड़े थे। बिहार की जनता के सामने पंजाब की भूमि की वो मित्रता जाहिर होने का ख्याल ही चुभने वाला था, लेकिन उससे बढ़कर चुभ रही थी वो बात जो इश्तिहार में लिखी थी। इसमें जिक्र था मोदी की ओर से कोसी राहत के लिए 5 करोड़ के महादान का। उस समय ये बात मन में थी कि ये प्रोजेक्शन कहीं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा है। हमारा कहना था कि चुनाव के बाद होना चाहिए, चुनाव के बाद ही तय होना चाहिए कौन बनेगा। नीतीश इतना तमतमाए कि पूरी रकम लौटा दी। फिर फोन घुमाया और आदेश दिया कि जिस भोज का उन्होंने आयोजन किया था उसे रद्द किया जाए। तब सुशील मोदी ने कई कोशिशें की कि नीतीश को समझाया जाए। चुनाव सर पर थे और गठबंधन के लिहाज से संकेत सही नहीं होते, लेकिन नीतीश को तो उस संदेश पर एतराज था जो बीजेपी के उस इश्तिहार से बिहार की जनता के बीच पहुंच चुका था। कभी वो गुस्सा हो गए इस 5 करोड़ पे, कभी वो गुजरात राइट्स पे भी दर्ज कराने लगे। तो अब नीतीश कुमार जी की वास्तविक भावना क्या है, वो 2 कारणों से नहीं जाना जा सकता है कि वास्तविक भावना उनकी जो भी रही है वो तख्ता पलट करके और वापस भाजपा के साथ जाते रहे हैं, और दूसरी बात कि अब वो मूक और मौन हो गए। गुजरात सरकार की ओर से जो बाढ़ राहत का पैसा आया था वो लौटा दिया गया, ये खबरें हम लोग को आज मिली है। क्यों पैसा लौटाया गया है? जो भी होना था पिछले शनिवार को हो गया, अब इस शनिवार को क्यों खराब कर रहे हैं? नीतीश ने कोसी राहत का वो चेक भी लौटा दिया। 2009 के आम चुनावों में बीजेपी को केंद्र में हार के रूप में एक झटका मिल चुका था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नहीं चाहते थे कि इश्तिहार के नाम पर एनडीए शासित एक राज्य उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन न तो नीतीश झुकने को तैयार थे, न ही मोदी ये मान रहे थे कि पोस्टरों में कुछ गलत था। अगले दिन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गुजरात के विकास और बिहार के पिछड़ेपन पर टिप्पणी कर दी। मैं तो हैरान हूं, एक बार मैं पटना आया था, हमारी पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग थी और यहां के मुख्यमंत्री ने हमको खाने पर बुलाया था। अब हमारी थाली उन्होंने छीन ली। भोजन पे बुला करके कभी कोई थाली छीन लेता है क्या? कोई थाली छीन लेता है क्या? उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से संयम बरतने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उस समय एग्रेसिव हो सकती थी, लेकिन एग्रेसिव होने के बजाय संयमित रहे। हाँ, गुजरात इकाई और नरेंद्र मोदी के जो समर्थित नेता थे, समर्थक नेता थे, उन लोगों ने जरूर विरोध किया। नीतीश कुमार की चूंकि महत्वाकांक्षा सिर्फ भोज रद्द करने तक सीमित नहीं थी, वे भोज रद्द करने के बाद नीतीश कुमार चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करे। नीतीश कुमार का मानना था कि 2004 में एनडीए की हार की सबसे बड़ी वजह थी गुजरात के दंगे यानी नरेंद्र मोदी। 2009 की हार ने उस विश्वास को पक्का कर दिया।
उन्हें न तो मोदी की राजनीति पसंद थी, न ही बीजेपी के भीतर मोदी का समर्थन। नीतीश ने लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई की विफलता को देखने से परहेज किया। एनडीए की हर असफलता को वो मोदी से ही जोड़ते रहे। वैसे 2010 की जीत के बाद बिहार की राजनीति में मोदी की राजनीतिक भूमिका न के बराबर रही। यहाँ तक कि एक दफा जब नीतीश से पूछा गया कि आम चुनाव के प्रचार के लिए क्या वो मोदी को बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा बिहार में एक ही मोदी काफी है। उनका इशारा सुशील मोदी की तरफ था। नीतीश कुमार को तब यह लग रहा था कि वे प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। 2010 बिहार विधानसभा में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को, पूरे एनडीए को सफलता मिली थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कुछ ज्यादा ही सफलता मिली थी, उससे अति उत्साहित थे। नीतीश को एहसास था कि वो अकेले नहीं, जो मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखना चाहते। बीजेपी के भीतर की कसमसाहट से वो वाकिफ थे। आम चुनावों की तैयारी के तौर पर 2011 में लालकृष्ण आडवाणी भ्रष्टाचार विरोधी जन चेतना यात्रा शुरू करने वाले थे और शुरुआत के लिए उन्होंने गुजरात के सोमनाथ की जगह बिहार के सीताब दियारा को चुना। नीतीश ने रथ को हरी झंडी दिखाई। आडवाणी 2 चुनावों की हार के बावजूद एक बार फिर एनडीए में पीएम पद की उम्मीदवारी की उम्मीद लगाए थे। पर बीजेपी के भीतर अब मोदी के लिए समर्थन बढ़ रहा था। नीतीश को भी ये आभास होने लगा था। यहां तक कि उनके अपने मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों का मोदी जाप शुरू हो चुका था। जब नवंबर 2012 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्र के निधन पर शोक जताने मोदी पटना पहुंचे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में खूब नारेबाजी की। नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर वो ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे जिसका चेहरा नरेंद्र मोदी। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से इस बाबत टोह लेनी शुरू कर दी। नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी भी फैसले से पहले गठबंधन के सभी सहयोगियों से परामर्श किया जाएगा। नीतीश ने बीजेपी को पीएम उम्मीदवार के ऐलान के लिए दिसंबर 2013 तक का वक्त दिया। उनको लगता कि मैं सेक्युलर हूँ, मेरी इमेज बनी हुई है, समाजवादी पार्टी के साथ रहा हूँ। उनके मोदी के खिलाफ बयान भी दिए थे तब उन्होंने। उससे पहले जो 2002 के अंदर आप देख रखे तो काफ़ी सारी चर्चा भी इस वक्त हुई थी। तो उसमें ये लगता है कि उनको लगता है कि मैं पीएम का उम्मीदवार बन सकता हूँ, और अखबारों में छपता भी था। लेकिन शायद बीजेपी का तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व भी नहीं जानता था कि कार्यकर्ताओं के मोदी जाप के बीच किसी भी तरह के संतुलन और सहमति की गुंजाइश खत्म होती जा रही थी। इस वक्त तक भी नीतीश कुमार को भरोसा था कि सहयोगी पार्टियों के दबाव में बीजेपी मोदी के नाम का ऐलान नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी को जो मोदी लहर नजर आ रही थी वो नीतीश देख नहीं पा रहे थे। 9 जून 2013 को बीजेपी ने गोवा में मोदी को आम चुनाव के लिए बीजेपी की प्रचार समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री और आज से पार्टी की केंद्रीय प्रचार और अभियान समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भाई मोदी। ये फैसला बैठक से पहले ही तय था। नाराजगी में लालकृष्ण आडवाणी उस बैठक में हिस्सा लेने नहीं गए थे। यहां तक कि ऐलान के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उधर नीतीश कुमार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन पार्टी मन बना चुकी थी। आडवाणी को भी चंद दिनों में इस फैसले को कबूल करना पड़ा। जब पार्टी के पितामह की रजामंदी जरूरी नहीं थी, फिर नीतीश की क्या बिसात। गोवा अधिवेशन की उस घोषणा के 13 दिन बाद 16 जून 2013 को नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। आजकल जो पार्टी है, जैसे अटल अडवाणी जी के जमाने में एक विश्वास के साथ सब चलता था, आज हमको लगता है कि ये कठिन हो गया।
और कठिन हो गया तो गठबंधन यारी से चलता है, दोस्ती से चलता है, वो स्थिति नहीं है। नीतीश सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को बता दिया कि वो 19 जून को नया विश्वास मत हासिल करेंगे, क्योंकि सभी बीजेपी मंत्रियों को वो बर्खास्त कर रहे थे और बीजेपी अब सरकार का हिस्सा नहीं थी। जो कुछ भी हमें करना पड़ा है वो सिद्धांत की खातिर करना पड़ा है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और समाज सबको लेकर चलेगा। इस अवधारणा के में विश्वास रखने के कारण हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा है। बीजेपी और जेडीयू दो ऐसे साथी थे जो बिहार के विकास के साझेदार थे। अब उस विकास के श्रेय का बंटवारा शुरू हो गया। किसने किसे धोखा दिया, किसने किया विश्वासघात, ये आरोप लगने शुरू हो गए। अब 7 साल में गवर्नेंस के मामले में बीजेपी ने कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, कभी कोई क्राइसिस पैदा नहीं किया, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उस पर हम लोग चलते रहे। और आज ऐसी क्या स्थिति आ गई और क्या मुद्दा आ गया, जैसे अगर आपने गठबंधन को तोड़ दिया तो बिहार की जनता बहुत दुखी है। बिहार की जनता को लगता है कि जैसे उसके साथ किसी ने बिट्रे कर दिया, किसी ने विश्वासघात कर दिया। और जिस तरह से वो कहते वही रास्ता हम अलग होने का अपनाते। 19 जून को शक्ति परीक्षण के दिन बीजेपी बेंचों से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे शुरू हो गए। नीतीश मुस्कुराए, पर इस मुस्कुराहट में अपने नए विरोधी का आकलन छिपा था, चुनौती छिपी थी। जेडीयू के 117 विधायकों के अलावा नीतीश को समर्थन मिला 4 निर्दलीय, 4 कांग्रेस और 1 सीपीआई विधायक का। कुल 126 के साथ नीतीश ने अपनी शक्ति दिखा दी। बीजेपी के 91 विधायकों ने वॉकआउट किया और आरजेडी के 22 विधायकों समेत कुल 24 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। लालू और नीतीश का लॉन्ग टर्म में कभी पटा नहीं है, और सन 93 में भी जब मंत्रिमंडल में भी ये लोग साथ थे, तब भी ये परेशानियां जो हैं वो शुरू हो चुकी थी। नीतीश कृषि मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा उधर भी थी। नीतीश जी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ज़्यादा थे और उनकी अपनी समझदारी कि उनको क्या मिलना चाहिए वो ज़्यादा थी। लेकिन जहाँ तक चुनावी दांव पेच का मामला था उसमें लालू पटक देते थे इन लोगों को। तो इससे नीतीश की और जॉर्ज फर्नांडिस की एक एक्सेस उनकी बनी एक साथ, और लॉन्ग टर्म कभी भी बहुत कंफर्टेबल इनका रिश्ता रहा नहीं। जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं और जो आज सदन में नारे लगे, मैंने यही पूछा है कि आप हमको मैंडेट की दुहाई दे रहे थे, तो मैंडेट क्या यही नारा लगाने के लिए मिला था 2010 में? जिनका नारा लगा रहे थे उनको बुलाया क्यों नहीं था चुनाव प्रचार? केंद्र में लड़खड़ाती कांग्रेस को तो आम चुनावों से पहले नीतीश के रूप में एक दमदार साथी दिख रहा था, लेकिन समाजवादी नीतीश के लिए कांग्रेस का साथ लेना इतना भी सरल नहीं था। पर अब नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे। गठबंधन का दौर है, भ्रम में न जिए कि हवा बांधने देने से ये देश उनके हवा में बह जाएगा, यह भ्रम है। कुछ देर के लिए लोगों को लग सकता है। 2014 के आम चुनाव दोनों ही पार्टियों, या यूं कहें कि दोनों ही नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए। अब तक नीतीश कुमार ने किसी भी चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए बिहार की धरती पर कदम नहीं रखने दिया था। अब मोदी बिहार में धड़ाधड़ रैलियां करने लगे। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। गांधी मैदान में उपस्थित यूं तो रैलियों में उमड़े जन सैलाब को दरकिनार करने की भी कोशिशें हुई, लेकिन जब नतीजे आए तो जनादेश सामने था। एनडीए ने 40 में से 31 सीटें जीती, जिनमें 22 सिर्फ बीजेपी ने जीती। नीतीश के जेडीयू को मिली केवल 2 सीटें और आरजेडी ने हासिल किए 4। इशारा
साफ था, दौर बदल चुका था, दुश्मन बदल चुका था। 15 साल पहले किसी से भी हाथ मिलाने की कीमत पर लालू को उखाड़ फेंकने के इच्छुक नीतीश के निशाने पर अब नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नीतीश की लाख कोशिशों के बावजूद मोदी पीएम बन गए। जिस तरह कभी लालू से पहली बार चुनाव हारने के बाद नीतीश राजनीति से ही कटने लगे थे, इस हार के बाद उनकी प्रतिक्रिया कमोवेश वैसी ही रही। नरेंद्र मोदी अपनी विजय यात्रा के तौर पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे, जब नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री जो है वो तो एक पूरे देश भर का एक संस्था है, उससे मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं मिलेगा? ये कहाँ की बात है? कौन ने कह दिया है? नीतीश ने बिहार की जिम्मेदारी जीतन राम मांझी को सौंप दी। जीतन मांझी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो नीतीश के विश्वस्त थे, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अचानक सीएम की कुर्सी मिलेगी, ये विश्वास से परे था। जब आपने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, तब मेरे मन में एक सवाल उठा कि विचारधारा के लिए हमारे विश्वास से विश्वासघात क्यों? क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा चुनाव होगा तो? दूसरा, क्या जेडीयू या नीतीश कुमार का जो सुशासन था वो आरजेडी के उस दौर से पर हावी रहेगा? निश्चित तौर पर और फर्मली ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर जनता मैंडेट देगी तो ये जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, कानून का राज है, इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आप जैसे आज चल रहे हैं वैसे रहें। रही बात, एक बात इस्तीफा क्यों दिया, अब ये भी विचित्र बात है। छोड़ना तो कोई गुनाह है नहीं, छोड़ना तो कोई गुनाह नहीं। मुख्यमंत्री आप बनेंगे भाई, हमने मजदूरी मांगी थी लोगों से, वो वोट नीतीश कुमार के लिए था। आपको वोट दिया गया था हुजूर, हाँ, ये कहा ठीक है, ये बात तो समझ गए। मांझी जी को नहीं दिया गया। नहीं, ठीक बात है, लेकिन आखिरकार मेरे मन को ये लगा कि साहब हम इस लायक भी नहीं हैं। इस बीच अपने नए दुश्मन नंबर 1 को हराने के लिए नीतीश अपनी पुरानी रंजिशों को भूल चुके थे। 20 साल पहले जिन लालू यादव से बेहद कड़वाहट के साथ उन्होंने संबंध तोड़े थे, आज उन्हीं से रिश्ता दोबारा कायम कर चुके थे। ये पूरे देश को गलत रास्ते में ले जाना चाहते हैं और गरीब गुरबा सबको चुनाव के टाइम में गुमराह करने में कामयाब हो गए। अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। जिस विश्वास के साथ नीतीश कुमार ने जीतन मांझी को सीएम के लिए चुना था, वो दरकने लगा। मांझी कभी मंच से भ्रष्टाचार की वकालत कर देते, कभी अजीबो गरीब बयान देकर पार्टी को पसुपेश में डाल देते। इतना ही नहीं, मांझी नीतीश कार्यकाल के कई फैसले पलटने लगे, उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के तबादले करने लगे, केंद्र की मोदी सरकार की भी तारीफ करने लगे। बहुत मिलजुल के रहिए, भाई में रहिए, आपस में कोई भेद ना आए, हम सब एक माए बाप के औलाद है। नीतीश अब अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस चाहते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि न केवल मांझी के सुर बगावती थे, बल्कि उनके समर्थन में भी कई विधायक खड़े हो चुके थे। मांझी पार्टी का महादलित चेहरा थे, इसीलिए उन्हें हटाना आसान फैसला नहीं था। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहें और ठीक से बिहार के विकास के कार्यक्रमों को अंजाम दें। आखिरी दांव के तौर पर मांझी ने बिहार विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि केवल 7 मंत्रियों ने इसका समर्थन किया और बाकी 21 ने नीतीश को दोबारा सीएम बनाने की सिफारिश कर दी। इस साल 7 फरवरी को नीतीश एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, इस दफा अपनी कुर्सी बनाए रखने की उम्मीद के साथ।
चुनाव से पहले नीतीश वो सारी योजनाएं दुरुस्त कर लेना चाहते थे जिनके दम पर वो वोट मांगते। तो नरेंद्र मोदी भी खुद को बिहार का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो। चुनाव की घोषणा से पहले ही पाटलिपुत्र की जंग तेज हो चुकी थी। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को घमंड हो गया। राजनीति के दिग्गज, एक से बढ़कर एक वक्ता, इन शख्सियतों के सामने तो कई दफा मुद्दे भी गौण हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाए तो नीतीश ने इसे बिहार का अपमान बताते हुए उनके पास डीएनए सैंपल भिजवाने शुरू कर दिए। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। डीएनए में गड़बड़ी की बात कही है। अब बिहार भर से लोग डीएनए की जांच कराने के लिए अपना सैंपल भेज रहे हैं। पाटलिपुत्र की राजनीति दिलचस्प पड़ाव पर आ चुकी थी। लालू और नीतीश, जिनका सियासी अस्तित्व ही एक दूसरे का धुर विरोध था, वो एक रथ के सारथी बन चुके थे। राजनीतिक निष्ठाएं बदल चुके नीतीश को जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करनी थी। आरजेडी को फिर से जनता के बीच खुद को स्थापित करने का ये संजीवनी अवसर था। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई में अपनी जगह बनाने के लिए अलग छटपटा रही थी और सबसे बड़ा इम्तिहान बीजेपी का होना था। साल भर पहले देश और बिहार से प्रचंड जनमत हासिल कर चुके पीएम मोदी बीजेपी की कमान संभाले थे और बीजेपी को इस बार नीतीश से अलग अपनी जमीन तलाशनी थी। पर पाटलिपुत्र की राजनीति में बनते बिगड़ते रिश्तों की कई किश्त अभी बाकी थी। दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।